मंगलमूर्तये नमः। हाँ तो छात्रों, हम लोग इस शुक्ल यजुर्वेदीय प्रतिशाख्य ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, प्रथम अध्याय का, जिसमें उपस्थिति गत कक्षाओं में बहुत सारी बातें हो चुकी है। तो गत कक्षा में हम लोग सीम संज्ञा पढ़े थे कि सीम संज्ञा में कौन कौन वर्ण आते हैं। स्वर्ण वर्णों के अंतर्गत सीम संज्ञा होती है। और संध्यक्षर भी पढ़ चुके हैं कि संध्यक्षर कौन कौन है। आज सूत्र में ध्यान देंगे। जो सूत्र है, ऊपर पहला सूत्र देखेंगे, अकंठयो भावी। तो अकंठ से अन्य, अकंठयो भावी अर्थात कंठ से अन्य जो स्वर है उसकी भावी संज्ञा होती है। तो कंठ से अन्य, तो अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। जो अकहो विसर्जनीय नाम कंठ है, तो अ और आ स्वर का उच्चारण स्थान कंठ है। और सूत्र कह रहा है कि अकंठयो भावी। तो जो अकंठ स्वर है उसकी भावी संज्ञा होती है। तो स्वराणाम इत्येव अकंठ्यः कंठ्यौ अकारकारौ वर्जयित्वा स्वराणाम भावी संज्ञा भवति। तद्यथा इ उ ऊ रि रि लृ लृ ए ओ औ संज्ञाकरणे प्रयोजनं वक्ष्यति। भव्या उपधश्च रिफिद विसर्जनीयः इति। तो सूत्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि भावी संज्ञा जो है, जो अकंठ अर्थात कंठ उच्चारण स्थान आकार और आकार को छोड़कर अन्य जो स्वर्ण है उनकी भावी संज्ञा होती है, कही जाती है। जिसमें उच्चारण जानी गए कि अ और आ को छोड़ने के बाद छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री री लृ ए ओ औ, ये जो स्वर वर्ण है उनकी भावी संज्ञा होती है। पूर्व में जिसके वह विसर्जनीय और रिफित विसर्जनीय, इन दोनों को प्रवर्ती सूत्रों में समझना चाहिए, जो पहले हम लोग ऊपर संध्यक्षर में पढ़ चुके हैं। दूसरा सूत्र है व्यंजनम कादि। तो व्यंजनम कादि अर्थात ककार से आरंभ होने वाले जो वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो अब देखेंगे, कादि ककारादि अनुस्वारांतम यद वर्ण जातम तत् व्यंजनम व्यंजन संज्ञकम भवति। अर्थात ककार से लेकर के अनुस्वार तक जितने वर्ण हैं उनको व्यंजन हम लोग कहते हैं। गत कक्षाओं में पढ़े भी हैं, कीति, खीति, गीति, घीति, ङीति इत्यादि ही अयम अनुस्वारः इत्ते तदंतरम संज्ञाकरणे प्रयोजनम व्यंजन अर्धमात्रा इत्यादि। तो कादि का मतलब हुआ कि ककार से आरंभ होने वाला और अनुस्वार पर समाप्त होने वाला जो वर्ण समूह है वह व्यंजन कहलाता है। बात बस यही है कि ककार से क ख से शुरू होकर के अंग अनुस्वार तक का जो वर्ण है वही व्यंजन वर्ण है। आगे सूत्र में ध्यान देंगे, अनंतरम संयोगः। अनंतरम संयोगः, तो अनंतर क्या है? तो स्वर के व्यवधान से रहित व्यंजन संयोग कहलाते हैं, अथवा व्यवधान रहित व्यंजन वर्णों का मेल जो है वही संयोग कहलाता है। अनंतरम अव्यवहितम व्यंजनम व्यंजनेन सह संयोगः संयोग संज्ञम भवति। तद्यथा पक्वम कीति कीति वीति अश्वः शीति शीति वीति संज्ञाकरणे प्रयोजनम वक्ष्यते। स्वरात् संयोगात् द्विरुच्यते सर्वत्र। तो अनंतर अव्यवहित व्यंजन के साथ व्यंजन के साथ संयोग संज्ञक होते हैं। जैसे पक्वम, इसमें ककार और फिर वकार, यह दोनों जो है क पक्वम का वही संयोग संज्ञा है।
अश्व, शकार शकार और वकार संयोग है। संज्ञा करने में प्रयोजन को सूत्रकार कहेंगे स्वर से बाद में स्थित संयोग आदि जो है वही प्रथम व्यंजन सर्वत्र 2 बार उच्चरित किए जाते हैं, उनका उच्चारण होता है। अब आगे सूत्र है, सूत्र में देखेंगे स्पर्शे स्ववेव संज्ञा, स्पर्शे स्ववेव संख्या, स्पर्श वर्णों में ही संख्या जाननी चाहिए। ककारादयः पंचम वर्णाः, पंचम वर्णाः समम्नाय स्पर्श संख्याः उक्ताः, तेषु स्पर्शेष्वेव वर्गेषु संख्याः ज्ञातव्याः वक्ष्यतिः। असंस्थाने मुदि द्वितीयं शौनकस्य पंचमे पंचमम् इति परिभाषा सूत्रम एतत्। तो स्पर्शेष्वेव संख्या, अब स्पर्श वर्णों की संख्या बता रहे हैं कि ककार से आरंभ होने वाले और 5 वर्णों वाले 5 वर्गों को वर्णमाला में स्पर्श संख्या कहा गया है। जैसे कादयो मौसानम स्पर्शः, वही यहाँ स्पर्श वर्ण बताया जा रहा है। तो स्पर्शों में ही वर्गों में संख्या को जानना चाहिए, ऐसा सूत्रकार बता रहे हैं। असमान भिन्न उच्चारण स्थान वाला मुद संज्ञक वर्ण बाद में होने पर पंचम से अन्य स्पर्श द्वितीय हो जाता है। पंचम बाद में होने पर पंचम से अन्य स्पर्श पंचम हो जाता है, यह परिभाषा सूत्र है। आगे सूत्र है द्वौ दौ प्रथमौ जित, तो दौ दौ प्रथमौ जित, तो दौ दौ क्या, प्रथमौ तो प्रथमा से लेकर 2 अर्थात वह जित संज्ञा कहा जाता है वर्णों का। तो प्रत्येक वर्ग में, वर्ग 5 है, तो प्रत्येक वर्ग में प्रथमा दौ दौ जित संज्ञा भवती ही, वो जित संज्ञा हो जाते हैं। जैसे क ख च छ इत्यादि। स्पर्शे स्वसंज्ञा इति परिभाषा मित एव अतस्तस्याः परिभाषाः इहोपस्थानं दौ दौ प्रथमौ वर्णौ वर्गे वर्गे जित संज्ञौ यथा क ख च छ ट ठ त थ प फ संज्ञाकरणे प्रयोजनम लुंग मूदि जित परः, ये सूत्र है। तो ये स्पष्ट हो गया कि दौ दौ प्रथमौ जित, प्रत्येक वर्गों का प्रथमा और द्वितीय जो अक्षर है वही जित संज्ञा कहलाता है। जैसे क ख च छ इत्यादि। आगे सूत्र है उष्माणश्च हवर्जम, उष्माणश्च हवर्जम। हवर्जम अर्थात हकार को छोड़कर अन्य उष्म वर्ण भी जित संज्ञा कहलाते हैं। उष्माणश्च, च मतलब और, हवर्जम उष्म जो संज्ञक वर्ण है उसमें ह को छोड़कर च और वर्ण जो है वो भी होंगे। क्या होंगे, तो जित संज्ञा का अनुवर्तन हम लोग करेंगे। जित संज्ञा की प्रसंग चल रही है तो जित संज्ञा हो जाएगा। उष्माणश्च जित संज्ञा भवति हवर्जम हकारम वर्जयित्वा तद्यथा श च शब्दात् दौ दौ प्रथमौ वर्गे वर्गे क ख च छ ट ठ त थ प फ एते त्रयोदश वर्णाः जित संज्ञा वेदितव्याः। तो जित संज्ञा में कौन आ गए, तो 5 वर्णों के 2 अक्षर, 5 दूना 10 और उष्म वर्ण में हकार छोड़कर 3, ये तो 13 वर्ण जो है वह जित संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे सूत्र है मुच्च, मुच्च अर्थात मुत च। तो श तो उष्म वर्ण का ह छोड़ करके 3 सकार आ ही जा रहा था, मुत भी कहलाते हैं। वही 3 हकार जो है वह मुत संज्ञा कहलाते हैं। मुत संज्ञकाः श भवन्ति ही च शब्दात् जित संज्ञकाश्च शेषेष्वेव मुत संज्ञाः यथा स्यादिति ही पृथक योग करणम संज्ञायाः प्रयोजनम लुंग मूदी जित परे इति। तो
ये तो स्पष्ट है कि शकार की मुत संज्ञा होते हैं, च शब्द से जित संज्ञा भी होते हैं। च जो यहाँ अनुवर्तन हो रहा है, ऊपर जो हम लोग जित संज्ञा किए हैं मुत च, अर्थात उसी का मुत च मुत संज्ञा भी होती है, ऐसा सूत्रों में स्पष्ट हो रहा है। आगे सूत्र है धी शेषे। धी शेषे, शेषे अवशिष्ट। तो अभी जो है वह प्रकरण चल रहा है वर्णों का, तो धी शेषे, शेषे अर्थात अवशिष्ट प्रकरण वर्ण का है, तो शेष हम वर्ण का समझेंगे। अवशिष्ट वर्ण धी संज्ञक होते हैं, धी संज्ञा कहलाता है। तो कृत संज्ञा केतश्च वचनः शेष शब्दः शेषो यो वर्ण राशि स धी धी संज्ञकः भवति। तद्यथाः वर्णानाम् उत्तरास्त्रयोः यर लव हकारश्चेति विंशति वर्णाः धी संज्ञा भवन्ति। संज्ञा करणे प्रयोजनम रेफस्वरधौ इति। तो ये स्पष्ट है धी शेषे से कि जिन वर्णों की संज्ञा की जा चुकी है उनसे अन्य का जो वाचक है, अर्थात जो शेष अवशिष्ट जो वर्ण समूह है उसकी धी संज्ञा होती है। जैसे वर्गों के बाद वाले तीन तीन वर्ण य र ल व ह, ये विष वर्ण धी संज्ञक होते हैं। संज्ञा करने में प्रयोजन स्वर और धी संज्ञक व्यंजन बाद में होने पर विसर्जनीय और रेफ हो जाता है। तो धन्यवाद छात्रों।